हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। देखिए, रिसेंटली इंडिया क्या करने वाला है कि अपग्रेडेशन करेगा। वहाँ पर जितने भी हमारे फोर्सेस के बेसिस हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को अपग्रेड किया जाएगा। और देखो, चाइना को काउंटर करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था भारत सरकार के लिए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं पर अंडमान और निकोबार आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो डेक्कन हेराल्ड या फिर इंडियन एक्सप्रेस बोल दूं, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसके बारे में जिक्र किया है। इंडिया जो कि अपग्रेड करने वाला है स्ट्रेटजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया ने बनाया हुआ है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये एक समूह है, आर्कीपेलागो है, जहाँ पर छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। और देखो, कई सौ आइलैंड्स हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मोर देन 800 के करीब आइलैंड्स वहाँ पर स्थित हैं। और उनमें से देखो, जो 38 हैं वो अभी तक इनहैबिटेड हैं, राइट। और इसको देखो, अंडमान और निकोबार की अगर कमांड की बात करूं तो इसको 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था। और सिर्फ एक ऐसी ट्राई सर्विसेज की कमांड है जो किसी आइलैंड पर अवेलेबल है। वहीं पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत की, हमारे साथ जो कि जुड़ी हुई है काफ़ी देर पहले से। और ये नॉर्थ में जो है वो है अंडमान और साउथ में जो है वो है निकोबार। जैसे कि साउथ में अगर बात करें तो कार निकोबार से लेकर ग्रेट निकोबार तक है। वहीं पर नॉर्थ में अगर बात करें तो नॉर्थ अंडमान से लेकर लिटिल अंडमान तक है, राइट। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण प्लेस है हमारे लिए, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है म्यांमार, बांग्लादेश के लिए। और देखो, इससे वो जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है वो काफ़ी तादाद में पास होता है हर साल। और अभी के लिए ये समझो कि चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है उससे तकरीबन 1190 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर कोलकाता जो पोर्ट वेस्ट बंगाल में है उससे सिर्फ 1255 किलोमीटर की दूरी पर है। सो ये यहाँ पर हमारा एक समझो कि सदर्न मोस्ट जो टिप है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। और देखो, टेरिटरी की अगर मैं बात करूँ, मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है वो हम इंडोनेशिया के साथ भी शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ भी शेयर करते हैं जिसको पहले बर्मा बोला जाता था, और थाईलैंड के साथ भी शेयर करते हैं, राइट। अभी के लिए इसकी जो टोटल लैंड एरिया है वो है मोर देन 8200 स्क्वायर किलोमीटर के करीब। और 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 3,80,000 से ऊपर। और इस टेरिटरी को तीन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, निकोबार, साउथ अंडमान और नॉर्थ अंडमान। वहीं पर अगर जेनेटिक कल्चरल स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो ये आइसोलेटेड है काफ़ी ज़्यादा इंडिया से। यानी कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो पूर्ण तौर रूप पर अगर देखें तो 30,000 साल पहले ही आइसोलेट रहना स्टार्ट हो गए थे। स्टोन एज की बात कर रहा हूँ, पैलेलिथिक एरा, राइट, और मिडिल पैलेलिथिक एरा। और देखो, इस पर चोलास का भी राज्य रहा है। 11वीं सदी से अगर बात करें तो चोलास ने भी काफ़ी इसमें साम्राज्य कायम किया है। और देखो, ये जो लोग थे नियर अबाउट 22 ईयर्स अगो सिविलाइज्ड हो गए थे। और जब हम तमिल किंगडम्स की बात करते हैं, जैसे कि चोला, चेरा, पांड्यास, तो इसकी जो चोलास हैं वन उनका जो राज्य था वो यहाँ पर स्थित था, कहीं ना कहीं ये उनके कंट्रोल में था, राइट। चोलास वही हैं जिनका विजाल्या जो थे और जिन्होंने उनकी स्थापना की। और राजा राजा वन आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस किंग रहे हैं और काफ़ी पावरफुल थे, जिन्होंने अपना जो किंगडम था वो एक्सपैंड किया था। नियर अबाउट साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करूं तो वहाँ पर भी इनका साम्राज्य था। वहीं पर अगर बात करें डैनिश, वो पहले यूरोपियन थे जो कि इस आइलैंड पर पहली बार पहुंचे थे 1755 में। और देखो, ब्रिटिशर्स ने 1868 के करीब इस आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में देखो, फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का आता है तो जैसे धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ता है तो नियर अबाउट 1958 के करीब ये यूनियन टेरिटरी बन जाता है, राइट। अभी के लिए आपको समझना होगा कि ये एक ऐसा आइलैंड है जिस पर हमारे तीनों जो मेजर विंग्स हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बेसिस हैं वहाँ पर मौजूद। और देखो, ये काफ़ी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि 836 आइलैंड्स के करीब यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनमें से 38, 37, 39 के करीब इनहेबिटेड हैं, राइट। अभी के लिए आपको समझना होगा कि 575 आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है वो अभी मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट का हिस्सा है।
दैट इज़ द रीज़न कि ये डोमिनेट करता है बे ऑफ बंगाल को, मलक्का स्टेट को और साउथ ईस्ट एशिया को। और देखो चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को भी काउंटर करने की कोशिश करता है, बट स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने के हिसाब से इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी रहती है चाइना को काउंटर करने की, राइट। सो इसलिए हम इसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आने वाले समय में वेरियस एयरफील्ड्स या फिर जो जेटीज़ हैं उनको एक्सपैंड किया जाएगा, बेसिस को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, एयर स्ट्रिप्स जो है उनको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि वहाँ पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स उतारे जा सके। रनवे को थोड़ा और लेंथर्ड यानी कि इंक्रीज़ किया जाएगा। अभी बात हो रही है कि 3 किलोमीटर के करीब रनवे इंक्रीज़ होने वाला है। वहीं पर चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, जैसा कि म्यांमार में उसने अपने पोर्ट्स वगैरह कुछ लिए हैं, या फिर जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है धीरे धीरे, जैसा कि श्रीलंका में वो कर रहा था, रिसर्च वेसल्स भेज रहा था, राइट। सो अभी के लिए म्यांमार का जो कोको आइलैंड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर चाइना जो है अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहा है। और ये देखो कोको आइलैंड से अंडमान की दूरी सिर्फ 55 किलोमीटर के करीब है, राइट। सो कोको आइलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस होनी एक खतरे की घंटी दर्शाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि इंडियन ओशन में उसका दबदबा बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो वहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, यानी कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़रूरत है, ताकि कल को अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है चाइना की तरफ से तो हम उसे टैकल कर सकें, राइट। जैसे जेटिस को बढ़ा सकें, हमारी जो कोस्ट गार्ड सर्विस है वो अपने आप को बढ़ा सके, हम वहाँ पर रहने के लिए ट्रुप्स के लिए अलग से क्वार्टर्स वगैरह बना पाएँ। सो वेरियस चीज़ों को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने रिसेंटली एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया है, और देखो ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ या फिर ट्रैफिक को कम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इंटरनेशनल ट्रैफिक रूट जो है वो भी यहाँ से पास थ्रू होता है, राइट। सो वहीं पर देखो इंडियन नेवी ने जो इंडियन नेवी के चीफ थे हरी कुमार जी, 2024 में रिसेंटली फरवरी के मंथ में हमने वहाँ पर प्रिसीशन अप्रोच रडार जो है वो इनॉग्रेट किया था, जो कि INS उत्क्रोश का हिस्सा है। और देखो ये काफ़ी एक्यूरेट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि एयरक्राफ्ट जो है वो सेफली लैंड कर पाए। मेन जो बात है वो है विजिबिलिटी की, राइट। एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी ये काम आएगा। वहीं पर हमारे जो एयर बेसिस हैं उनकी जो स्ट्रिप्स है, उनको रनवे हैं, उनको एक्सपैंड करने वाले हैं। जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है उसको बढ़ाने वाले हैं। फ्लाइट जो फाइटर स्क्वाड्रंस हैं वो भी ताकि आने वाले समय में अगर किसी तरह का कोई इशू आता है चाइना की तरफ से तो उसको टैकल करने के लिए वहाँ से ही फ्लाइट जो हमारी जेट्स हैं वो उड़ पाएँ, राइट, ईजीली। सो अभी के लिए आपको समझना होगा कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। वो पहले समझो कि ग्रेड 3 था, उसको अपग्रेड करके ग्रेड 2 कर दिया गया है। ये रिसेंटली न्यूज़ आई थी। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी रूट है ये, और कहीं ना कहीं ये साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी कनेक्टेड है। स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, राइट, या फिर एक समझो कि इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी काफ़ी महत्वता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट देता है कि किसी तरह की कोई भी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन किया जाता है चाइना के द्वारा तो हम वहाँ पर चाइना को काउंटर करने में समर्थ हो सकें, राइट, समर्थ हो सकें। सो ये चीज़ें ना कहीं हमें एडवांसमेंट के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं कि जैसा कि चाइना धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझो कि इसकी जो नीति है वो होती है हड़प की नीति, यानी कि आने वाले समय में ये कुछ देशों के साथ संधि करता है और बाद में उनके जो आइलैंड्स हैं वो लीज पर लेता है, धीरे धीरे उनको लोन देना स्टार्ट करता है, बाद में फिर वो लोन पे करने के लिए इनसे और लोन लेते हैं और ये वो आइलैंड्स जो हैं वो कब्जा लेता है, जैसा कि आपने रिसेंटली श्रीलंका के साथ हुआ देखा भी होगा। मैंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है। वहीं पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसका की हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, देखो ये इसमें काम करने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये सैटेलाइट्स को एनहांस करें
और देखो ये कहीं ना कहीं हिस्सा है इसरो का, और गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले समय में अनइनहेबिटेड और इनहेबिटेड आइलैंड्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाएँ, डेटा वगैरह अच्छे तरीके से लिया जा सके, ताकि हम हमारी सिक्योरिटी को और मजबूती दे पाएँ। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।